नमस्कार, खबर गर्मा-गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत करने वाले हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री संबोधन भी देंगे। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत हर भारतीय को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा। माना जा रहा है कि ये शुरुआत देश में हेल्थ सर्विसेज की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी रविवार रात करीब 8:45 बजे अचानक ही दिल्ली के सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर करीब 1 घंटे तक रहे और नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। तो सेंट्रल विस्टा पहुंचे प्रधानमंत्री, नए संसद भवन के कार्य का जायजा लिया। अचानक सेंट्रल विस्टा पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, किसी को पता भी नहीं था। रविवार रात करीब 8:45 के आसपास मोदी पहुंचे थे इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए। और 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5 महीने पहले रविवार को योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और इस मंत्रिमंडल विस्तार में 7 नए चेहरों को जगह दी गई। इसमें 1 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री बनाए गए। सबसे पहले जतिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, संगीता बलवंत ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। संगीता बलवंत के बाद राज्य मंत्री के रूप में संजीव कुमार, दिनेश खटिक और धर्मवीर प्रजापति ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। और अब आपको दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह की 7 तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से योगी सरकार के 7 नए मंत्री जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनमें जतिन ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर, जबकि बाकी 6 मंत्रियों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। कैबिनेट विस्तार के बाद योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने सभी नए मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। विशेष तौर से जो हमारे आज 7 मंत्रिपरिषद के साथियों ने शपथ ली है, उसमें समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। और आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में हमारे जो 7 सदस्य शामिल हुए हैं, उनको सबको मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनके माध्यम से समाज की और अच्छे प्रकार से सेवा हो पाएगी। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा ये विस्तार है और लोगों को काम करने का जितना भी समय बचा है और अवसर मिलेगा। सरकार की नीतियाँ जनता तक तेज़ी के साथ पहुँचें, ये हमेशा से सरकार की नीयत रही है। और योगी सरकार में शामिल सभी 7 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का आभार व्यक्त किया और कहा कि कम समय में ज्यादा काम करना और सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र के साथ कम समय में ज्यादा काम करना। सभी मंत्रियों ने 2022 में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा भी कर दिया। सर्वप्रथम तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मुझ पे ये विश्वास व्यक्त किया है और मेरा प्रयास रहेगा कि उनके विश्वास पे खरा उतरूं। और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक बहुत सम्मान की बात है और प्रयास मेरा रहेगा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम लोग पूरे जी जान से, पूरी मेहनत और लगन से जनता का विश्वास फिर से हासिल करें। और पूर्ण मुझे इस बात का भरोसा है कि प्रचंड बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही होते हैं वो दृढ़ निश्चयी होते हैं और जैसा कि सबको पता है 70 साल की सरकार में पूर्व की जो सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन 5 साल के अंदर योगी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उदाहरण के तौर पे पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे हमारे प्रदेश में, आज की डेट में 30 मेडिकल कॉलेज है। तो निसंदेह जो समय है उसी समय में हम लोग बेहतर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ही यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सभी जाति, धर्म और वर्ग को लेकर चलती है, तो इसमें हमें नहीं लगता कि इसमें कहीं से कोई भी बुराई है। ये तो और अच्छी बात है कि हर वर्ग के लोगों को हम आगे बढ़ाएं, हमारी पार्टी उन्हें अवसर दे विकास करने का प्रदेश का। पिछड़ों की तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हितैषी है
और हमें लगता है कि पिछड़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितना किया है उतना अन्य किसी सरकार ने नहीं किया है। इस सत्र में जो हमारा बहुमत है उससे भी और कई गुना बढ़ के ये हमारा बहुमत जीतकर हम सब लोग, हमारी पार्टी आने वाली है सत्ता में। इसलिए कांटों का ताज नहीं है, हम जनता के बीच के रहने वाले लोग हैं और जनता के बीच में जो हम बातचीत सुनते हैं उनकी, आम आदमी की सुनते हैं। हमारे लिए नहीं, हमारा सब जो सर्किल है वो जो बताता है, बोलता है, उसका सबका कहना है कि यहाँ पर 80% जनता हमारी सरकार से संतुष्ट है। राज्य मंत्री का एक नाम हमें आज मिला है। वैसे हम संगठन के एक सिपाही हैं और हर समय भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही कार्यकर्ता हर समय निरंतर कार्यरत रहता है। कोरोना काल में भी जब सभी दल कहीं दिखाई नहीं देते थे तभी हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तब भी काम में लगे थे, सेवा के भाव में सब लगे थे। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से हम 2022 में स्पष्ट रूप से सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से जनता के हितों में काम कर रही है और आने वाले 2022 के चुनाव में हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में 350 प्लस सीटें जीत करके पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि कम समय में हम लोग को जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, हम प्रयास करेंगे कि कम समय में अधिक काम हम लोग को करना है और ज़्यादातर हमारा पिछड़ा हुआ ज़िला है, हमारा आदिवासी बाहुल्य है, उनके लिए काम करना है और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक जो है कि जनता के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए हम आगे आकर के विकास करने का काम कराएंगे। तो 2022 चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने जब बजट ही नहीं है तो विस्तार किसके लिए किया जा रहा है, इस बात को कहा। मंत्री कुछ नहीं कर सकते, सरकार का बजट खत्म हो गया, सप्लीमेंट्री के बाद एक और सप्लीमेंट्री तो आ सकता है। तो जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। जब तक जो उनकी मूल समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनकी जाति जनगणना हो। क्या ये मंत्री बन जाने से जाति जनगणना हो जाएगी? और आज उत्तर प्रदेश दौरे पर प्रियंका गांधी 5 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंच रही हैं। लखनऊ पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव हैं प्रियंका। 5 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर प्रियंका गांधी हैं। तो लगातार प्रियंका का दौरा उत्तर प्रदेश का। लखनऊ आज पहुंच रही हैं 5 दिवसीय दौरे पर। इससे पहले भी हमने देखा था कि प्रियंका यहां पर पहुंची थी और तमाम जो कार्यकर्ता थे उनसे मुलाकात की थी, एक रणनीति तैयार की थी। और अब उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर प्रियंका की सक्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। और सीएम योगी ने अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर नमन किया। सीएम ने कहा कि मां भारती को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने हेतु स्वयं की आहुति देने वाले अमर बलिदानी की युवा शक्ति का द्योतक राष्ट्र नायक भगत सिंह जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। स्वतंत्र भारत आपके बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। और महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में सीबीआई की जांच आज तीसरे दिन भी जारी रहेगी। सीबीआई आज जेल में बंद आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से पूछताछ करेगी। इसके पहले रविवार को सीबीआई ने मठ में करीब 7 घंटे बिताए, जांच पड़ताल की, क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया, साथ ही लोगों से पूछताछ भी की।
और महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई जांच तेज हो गई है। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर विप्लव चौधरी की अगुवाई में जांच टीम के तीनों आरोपी आनंद गिरी, हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रहे आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी की कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी रिमांड की गई है। सीबीआई की याचिका पर प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया था। तो लगातार सीबीआई की जांच तेज हो गई है और तीनों की 14 दिन की कस्टडी सीबीआई की तरफ से मांगी गई है। हम आपको बता दें कि इन तीनों में आनंद गिरी है, हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी की कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी गई है। सीबीआई की याचिका पर प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई हो सकती है। हम आपको बता दें कि कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में नैनी सेंट्रल जेल भेजा है, लेकिन अब सीबीआई इनसे पूछताछ करने के लिए आज अपनी कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में अपील करेगी। और सीएम योगी ने विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि विश्व पर्यटन दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, ऐतिहासिक और अतुल्य लोक संस्कृति से संगम स्थली उत्तर प्रदेश विश्व का शानदार पर्यटन स्थल है। अतिथि देवो भव धारण किए हुए प्रदेश में सभी पर्यटन प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज एक और अहम खबर है। भारत बंद, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है। सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक चक्का जाम रहेगा। नए कृषि कानून के विरोध में चक्का जाम हुआ है। यात्रियों को इससे परेशानी हो सकती है क्योंकि लगातार किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और आज उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है। सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक चक्का जाम रहेगा। इस दौरान जो लोग हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद हरदोई से खबर, जहां पर स्वाट, पुलिस और सर्विलांस सेल के संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार, कारतूस, सोने के गहने बरामद किए हैं। बदमाश हरदोई, कानपुर, उन्नाव में पुलिस की लूट की वारदात करते थे और कानपुर से गिरोह चलाते थे। गिरोह का सरगना पवन आजमगढ़ का रहने वाला है और उस पर करीब 2 दर्जन मामले दर्ज है। बदमाशों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को एसपी ने 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। कोतवाली शहर, जनपद हरदोई पुलिस, स्वाट टीम और सीओ सिटी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। इन्होंने अंतर जनपदीय गिरोह के 2 शातिर कुख्यात लुटेरा बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। जो सरगना है पवन कुमार, उसके खिलाफ 2 दर्जन से भी ज़्यादा लूट और डकैती के मामले दर्ज पाए गए हैं। इनके आपराधिक इतिहास की तलाश की जा रही है। ये भी बताना है कि कानपुर कमिश्नरेट में इसके नौबस्ता थाने से गैंगस्टर में वांटेड चल रहा है। और हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। साथ ही पुलिस ने उसके साथी को भी गिरफ्तार किया। इनामी बदमाश विकास पर 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ में बदमाश विकास घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। विकास पर कई मामले चल रहे थे, जिसको लेकर वो फरार चल रहा था। ये हापुड़ नगर थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें जो 2 बदमाश हैं वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक बदमाश का नाम विकास उर्फ गुरु है, दूसरा इसमें राहुल है। जो विकास है वो इसमें मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसको उपचार हेतु हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। और कानपुर के पनकी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ अज्ञात लोगों ने व्यापार मंडल के पदाधिकारी पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने पीड़ित की गाड़ी भी तोड़ दी। पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि बदमाशों ने उनकी गाड़ी से 1 लाख रुपए भी लूट लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
मैं यहाँ से बैठा जा रहा था अपने मित्र के साथ में, जरूरी काम से किसी से। जाते हुए जब मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ भीड़ लगी हुई थी, एक गली का लड़का यहाँ पर रनिंग करने आता जो पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उसको देखा तो मैंने रुका, क्या हुआ भाई, पूछा जानकारी ली तो एक महिला यहाँ माला पहने खड़ी हुई थी। मैंने आंटी क्या। और भदोही के हरियाव गांव में एक 48 वर्षीय व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि बंदूक की सफाई करते समय लाइसेंसी बंदूक से गोली चल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस शव और बंदूक को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। थाना भदोही के अंतर्गत गांव हरियाव से नीतू श्रीवास्तव, वाइफ ऑफ कमलेश श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि उनके पति कमलेश श्रीवास्तव उम्र लगभग 48 वर्ष की लाइसेंसी बंदूक की सफाई करते हुए दुर्घटना। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें। पर बैठक में शामिल हुए सीएम हेमंत, कहा नक्सल